नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविकांत ठाकुर है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ एट एपेक्स हॉस्पिटल BLW वाराणसी। तो जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। तो बेसिकली हम लोग बोथ डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक एंड स्क्रीनिंग के पर्पज से हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे स्क्रीनिंग अगर होता है तो जैसे अगर कुछ पेशेंट अगर एज बाउंड है, जैसे 45 इयर्स के ऊपर है, 50 इयर्स के ऊपर है, जो गाइडलाइंस कहती हैं कि कोलोनोस्कोपिक स्क्रीनिंग होना चाहिए कोलोनिक कैंसर्स के लिए, तो वो एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा स्क्रीनिंग प्रोसीजर दूसरा होता है कि कोई पेशेंट अगर सर्जरी कराया है कोई भी मैलिग्नेंसी का, GI ट्रैक्ट का, CA स्टमक हो, CA एसोफेगस हो, कोलोन कैंसर हो, उसमें पोस्ट ऑपरेटिव स्क्रीनिंग सर्वेलेंस होता है कि रिकरेंस ऑफ डिजीज तो नहीं हो रहा है, बीमारी दोबारा से तो नहीं आ गया है। उसके लिए भी एंडोस्कोपिक सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि अपर GI डिसऑर्डर्स में, अपर GI बेसिकली फूड पाइप से लेके पेट तक होता है, तो वहाँ ड्यूोडेनम तक बेसिकली, तो वहाँ पे हम लोग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जैसे कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ एक डिजीज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को एसोफेजियल कैंसर सस्पेक्टेड है, CA स्टमक सस्पेक्टेड है, ड्यूोडेनम का कैंसर सस्पेक्टेड है, तो उसमें एंडोस्कोपी से हम लोग डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं डिजीज का। उसका हम लोग टिश्यू सैंपल भी उठा सकते हैं ताकि उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए, उसका डायग्नोसिस बनाया जाए। प्लस दूसरा चीज़ एक और होता है उसका कि मैपिंग किया जाए डिजीज़ का, कि डिजीज़ का एक्सटेंट कितना है, अगर एसोफेगस में है तो लेंथ कितना है, जी जंक्शन से कितना दूर है, स्टमक में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, कितना एक्सटेंट है डिजीज़ का, कितना मतलब साइज कितना है, ये सब देखना भी जरूरी होता है। तो अपर GI डिसऑर्डर में डायग्नोस्टिक में विजुअलाइजेशन, टिश्यू सैम्पलिंग, बायोप्सी एंड मैपिंग ऑफ डिजीज। और थेरेप्यूटिक में जैसे अगर कोई किसी पेशेंट को एसोफेजियल डिसऑर्डर है तो उसमें अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है तो उसके लिए फीडिंग ट्यूब प्लेसमेंट होता है। किसी को अगर गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी है, उससे अगर खाना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी बार बार हो रहा है, तो उसके लिए फीडिंग मतलब नैसोजेनियल ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं। अगर किसी को अपर GI ट्रैक्ट में कहीं पे भी स्ट्रक्चर है, रुकावट है कैंसर के कारण से, तो उसमें हम लोग डायलेटेशन या फिर मेटालिक स्टेंटिंग के थ्रू बाईपास भी करते हैं। इसके अलावा जैसे कोलोन में डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक दोनों मोडालिटी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे लोअर GI ट्रैक्ट में, तो उसमें हम जैसे अगर कोई CT स्कैन पे, इमेजिंग पे या फिर क्लिनिकली ऐसा लगता है कि पेशेंट को कोलोनिक मैलिग्नेंसी हो सकता है, तो उस केस में हम लोग बेसिकली कोलोनोस्कोपी करके डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, बायोप्सी एंड अगर कुछ इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है उस टाइम पे तो वो इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेपेटोबिलियरी सिस्टम आता है जिसमें कि बेसिकली लीवर, जो बिलियरी ट्रैक्ट है, गॉल ब्लैडर है, या फिर पैनक्रियाटिक या फिर ड्यूोडेनम की मैलिग्नेंसीज होती हैं, उसमें अगर पेशेंट को जैसे अगर जॉन्डिस हो गया है तो उसको रिलीफ करने के लिए बिलियरी ड्रेनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली प्लास्टिक या मेटालिक स्टेंटिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट का स्टेज ऑफ डिजीज क्या है, पेशेंट ऑपरेबल है, इनऑपरेबल है, तो बिलियरी ड्रेनेज हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी रेगुलरली हमारे पास पेशेंट आते हैं कि अगर जॉन्डिस है, एचिंग है, कोलिंजाइटिस है, इन्फेक्शन है, तो उसमें हम लोग ERCP के थ्रू मतलब एक स्टेंट प्लेसमेंट करते हैं। तो प्लास्टिक भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है। फिर अगर पेरी एम्पुलरी मैलिग्नेंसीज हैं तो उसमें साइड व्यू एंडोस्कोपी करके, जिसको एक स्पेशल स्कोप होता है, उसके थ्रू हम लोग वहाँ से टुकड़ा उठा सकते हैं जांच के लिए। इसके अलावा जो कुछ मैलिग्नेंसीज होती हैं जैसे कि कोलेंजियोकार्सिनोमा है, या फिर पित्त की नली में कोई रुकावट है और उसका नेचर हमें नहीं पता है कि कैंसर है कि नहीं है, तो उसके लिए ERCP के थ्रू हम लोग ब्रेस्ट साइटोलॉजी लेते हैं या फिर बाइल एस्पिरेशन साइटोलॉजी लेते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट साइटोलॉजी में बेसिकली हम लोग एक ERCP से एक्सेस लेके जहाँ पे ट्यूमर रहता है पित्त की नली में, वहाँ तक जाके एक ब्रश होता है हमारा साइटोलॉजी ब्रश, उसको पास करके हम लोग स्लाइड्स बना के भेज सकते हैं जिससे कि हम लोग साइटोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर सकें। तो बेसिकली जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का रोल है कैंसर में, स्क्रीनिंग के लिए भी है, डायग्नोस्टिक भी है और थेराप्यूटिक भी है, और वो पूरा GI ट्रैक्ट और साथ में जो हेपेटोबिलियरी सिस्टम है उसके मैलिग्नेंसीज के साथ डील कर सकता है। हेपेटोसेलुलर कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जो कि एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब हम लोग ट्रीट करते हैं, प्लस उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, उसको भी मैनेज हम लोग करते हैं। नमस्कार।